लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने बहुत कुछ बदल गया। जनता दरबार लगने लगे, लोग फरियाद लेकर बड़ी संख्या में आते थे, सबका आवेदन भी लिया जाता। कितने पर अमल होता ये पता नहीं, लेकिन लालू के दर्शन कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए। वो किसी को झिड़क देते, किसी का मजाक बना देते, किसी की बात संजीदगी से भी सुनते, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था कि लोग मंत्रमुग्ध रहते। बिहार बिहार है, बिहार इज ए बिहार एंड बिहार इज ए रिमोट कंट्रोल ऑफ द नेशन। लालू दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलों के बीच काम करने वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। उनकी कार्यशैली बेहद दिलचस्प थी और खास कैमरों के लिए थी। सड़कों से अतिक्रमण हटाना हो, किसी काम का निरीक्षण करना हो तो रात रात सड़कों पर रहते थे। तुम्हारी ड्यूटी है, आवाज मत निकालो ना तो छोड़ दूंगा हम, समझे? फार्म का या टिकट है कि नहीं, कैसे खड़ा है? देखो किसको टिकट है नहीं है। सुनिए, और लोग अपना जिला में ड्यूटी में भेजिए। लालू ने एक वक्त गरीब बच्चों के बाल कटवाने और नहलाने का कार्यक्रम शुरू किया। आगे आगे लालू की वीआईपी गाड़ी, पीछे पानी का टैंकर और बाकी सरकारी अमली जामा। वो सड़क किनारे कहीं भी उतर जाते, बच्चों को जुटाते, साफ सफाई का महत्व समझाते। ये सब टोटकेबाजी जो होती है कि हम प्रो गरीब हैं, सवाल इस बात का है कि सोशलिस्ट पार्टी या जो भी रहे उस समय समाज, वो गरीबी हटाने के लिए आप लड़ रहे हैं, न कि गरीबी को ग्लैमराइज करने के लिए। होता क्या रहा कि ये सब जो ये टोटकेबाजी होती है, ये सबको पता है। लालू के चरवाहा विद्यालयों की खूब चर्चा हुई। इसके पीछे की सोच बेजोड़ थी। पिछड़ी जाति के गरीब बच्चे जो मजदूरी या माँ बाप का हाथ बटाने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रतिदिन 1 रुपया दिया जाता। चरवाहा विद्यालय में बच्चों को स्कूल के नजदीक ही जानवर चराने का प्रबंध किया गया था। उनकी हर बात की चर्चा होती थी। वो एक खबर जनरेट करने वाले आदमी थे। उनमें गजब का आज भी हास्यबोध है और वो बड़ी कठोर से कठोर बात कहने के बाद मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। उनकी एक स्टाइल है। उन विद्यालयों ने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हो, ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनते ही राज करने का तरीका बदल गया। वो अपने काफिले को लेकर अचानक किसी भी दफ्तर पहुंच जाते। अगर सुस्त सोते कर्मचारी पकड़े जाते तो वहीं का वहीं सस्पेंड कर दिए जाते। लालू जी अधिकारियों के बीच में एक टेरर के तौर पे स्थापित हो गए थे और उनका एक तरीका था बातचीत करने का। उस तरीके को बहुत से लोग जो तब तक राजनीति की मान्य शालीनता और मर्यादा थी उससे अलग मानते थे। काफिले के साथ चलते थे और वो ये चाहते थे कि वो जो कर रहे हैं वो अखबारों में छपे, क्योंकि बिहार के एक वर्ग को लगता था कि हमारे बीच से निकला हुआ ये जो नौजवान मुख्यमंत्री है ये परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है और इसका इतना जलवा है कि इसके सामने बड़े बड़े अधिकारी थर थर कांपते हैं। 11 मई 1990 को तो उन्होंने एक ही दिन में 200 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। औचक निरीक्षण कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मुसीबत बन गए। लोगों को लगा बिहार में एक नई कार्य संस्कृति आने वाली है। लालू यादव जी के बारे में तो और भी है कि ये तो ढोल वगैरह भी ले लेते थे, वहाँ पे थोड़ा नाच गाना भी कर लेते थे। मुझे लगता है ये लोगों में उत्साह भरने का तो शायद एक महंगा तरीका रहा होगा, बेशक बहुत एफिशिएंट ना रहा हो, लेकिन ये विकास के लिए लोगों में फुर्ती भरना या उससे भी ज़्यादा चुस्ती भरना ये तरीका रहा, मुझे तो नहीं लगता है।
लोकप्रिय प्रयोगों और चटपटी शैली के साथ ही लालू यादव की चरण वंदना भी शुरू हो चुकी थी। किताबें लिखी गईं, कविताएं लिखी गईं और लालू को ये तारीफ रास भी खूब आती थी। 1993 में तो 8वीं के छात्रों के पाठ्यक्रम में लालू यादव की जीवनी को शामिल कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी जीवित मुख्यमंत्री की जीवनी पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई हो। इस महिमा मंडन के बीच लालू की वास्तविक लोकप्रियता भी बढ़ रही थी और उनके आलोचकों को उनका घमंड भी बढ़ता दिख रहा था। 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के प्रस्तावित आरक्षण को मंजूरी दे दी तो लालू ने झट उस पर अमल किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यादवों को दिए जाने के कारण बाकी जातियों में असंतुष्टि फैलने लगी, खासकर कुर्मियों में। लालू यादव और पिछड़ी बिरादरियों से आए तमाम नेता पहले के नेताओं पे लगाते थे कि वो ब्राह्मण या राजपूतवाद या सवर्णवाद करते थे। भारतीय राजनीति में जब कोई मुख्यमंत्री या किसी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है तो वो अपने समूहों का ध्यान तो रखता है, लेकिन उसके समूह कुछ ओवर वोकल होकर उसका नुकसान भी करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े कुर्मी नेता थे। लगभग 1 साल तक उन्होंने लालू को खुलकर चुनौती नहीं दी, लेकिन सरकार में रहते हुए सरकार की आलोचना शुरू कर दी। फरवरी 1994 में गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ। विशाल जनसमूह जुटा। यूं तो ये रैली सुबह से शुरू हो गई, लेकिन नीतीश कुमार जाने या न जाने के संशय में घंटों फंसे रहे। आखिरकार दोपहर 3 बजे वो गांधी मैदान पहुंच ही गए। सपना मत देखो कि लालू प्रसाद जी से हम ध्यान हटा के दूसरी तरफ ध्यान ले लें। हमारा ध्यान एक है, जैसे अर्जुन की निगाह मछली की आंख पर थी, उसी तरह से हमारी निगाह बिहार के प्रशासन के खिलाफ अभियान जिसको जितना मन करे बोलता रहे, हमको कोई परवाह। ये उनकी बगावत का औपचारिक ऐलान था। हालांकि इस मुद्दे पर नीतीश को पार्टी के भीतर समर्थन नहीं मिला। 2 महीने बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पार्टी छोड़कर जनता दल जॉर्ज का गठन कर लिया। चंद और नेता साथ आए तो अक्टूबर 1994 में पार्टी का नाम समता पार्टी किया गया। अगले साल विधानसभा चुनाव होने थे और समता पार्टी लालू को मजबूत चुनौती देने के लिए तैयारी करने लगी। 94 में समता पार्टी बना, 95 की हम बात कर रहे हैं, तो अगर यदि 94 में नीतीश कुमार की पार्टी, उसमें जो समता पार्टी हुआ करती थी, निश्चित रूप से उसमें बड़े चेहरे थे, समाजवादी चेहरे, जॉर्ज फर्नांडिस समेत जो भी देश के में नाम जाना जाता था। लेकिन आप 95 का जब परिणाम देखिएगा तो लालू प्रसाद यादव एक उभरते हुए जो माने जो होता है, जो आम आवाम से कनेक्ट करने वाला, जुड़ा वाला, सामाजिक न्याय का पुरोधाकाज, तो ये आपको उस समय आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव का जो उत्थान हुआ, जो धारा बदली, सामाजिक न्याय की धारा पर जो लालू प्रसाद यादव ने काम किया, वही आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। 1995 विधानसभा चुनावों में नीतीश भूखे पेट भरने का मुद्दा उठाते रहे, लालू पिछड़ों के गुस्से को हवा देते रहे। लोगों ने दिल से सोचा लालू बहुमत से सत्ता में लौट आए। लालू दोबारा सत्ता में आए तो लोगों को उनके विकास के वादे से उम्मीद बंधी। जब अमेरिकी विदेश मंत्री रॉबिन राफेल आई तो लगा कुछ न कुछ जरूर होगा। उद्योगपतियों से बैठकें शुरू हुई। लालू सिंगापुर और थाईलैंड की उड़ान भरने लगे। सत्तू अचार बांधकर अमेरिका भी हो आए। पटना में निवेश के लिए प्रवासी बिहारियों को पटना लेकर आए, लेकिन हर वादा कागजी रहा। देखिए, लालू प्रसाद जी के पूरे स्वभाव में विकास नहीं है और वो शायद ईमानदारी से समझते थे कि विकास, पढ़ाई, शिक्षा से कुछ नहीं होता है। खौफ रखो, जात का कॉम्बिनेशन रखो, भ्रष्ट लोगों को प्रमोट करो, खजाने भरो,
आप देखिए उस समय का जो पूरा समय आता है, याद करिए उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, वो खौफ, वो डर, विकास प्रमुखता में नहीं है। लालू जी इसको मानते थे कि विकास से वोट नहीं मिलता है। अब बाद में उनको उसके लिए कीमत भी अदा करनी पड़ी। उदारीकरण के दौर में बिहार निवेश के मामले में सबसे पिछड़ा प्रदेश रहा। विकास के मामले में भी मानो रिवर्स गियर ही लगा रहा। प्रदेश के निचले तबके का सामाजिक सशक्तिकरण लालू यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, लेकिन इस सशक्तिकरण में संतुलन नहीं था। साथ ही सत्ता के हर बीतते साल के साथ सत्ता का मद भी बढ़ता जा रहा था। लालू के 2 साले सुभाष और साधु यादव मानो एक समानांतर सरकार चला रहे थे। हमारे घर पर सर्च भी किया तो 0 दिया। सर्च किया ना भाई। उनके समय में जो कुछ बहुत गलत लोग थे, उसमें उनके 2 साले थे, शहाबुद्दीन जैसे लोग थे, और इससे अगर वो इनसे थोड़ी दूरी बरतते तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि अगर इस तरह के एलिमेंट्स उनके पास नहीं होते, परिवारवाद का आरोप नहीं लगता, तो वो आज भी देश के सबसे कद्दावर पिछड़े नेता होते। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही समझ वाले नेता रहे हैं वो, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी कीर्ति पर धब्बा लगाया और बाद के दुष्परिणाम भी जो उन्हें झेलने पड़े, उसमें बहुत कुछ योगदान उन्हीं लोगों का है। लालू आलोचना से बेपरवाह थे। उनके ठेठ अंदाज से केवल बिहार में भीड़ नहीं जुटती थी, वो तो दिल्ली की मीडिया के डार्लिंग बन चुके थे। कभी 7 बेटियों और 2 बेटों के भरे पूरे परिवार को लालू शान से पेश करते। ये वाजपेयी जी हैं, ये देवगौड़ा जी हैं, देखो तो कभी कुर्ता फाड़ होली से हुड़दंग मचाते। लालू मीरगंज में मिल चला है डोंगा बड़ा भारी, काली बाबू मिल चलाया डोंगा गया खाली जी। लेकिन सारे तमाशे और दिखावे के बीच लालू प्रसाद यादव की अहमियत भी बढ़ रही थी। 29 जनवरी 1996 को एसआर बोम्मई ने जनता दल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब लालू यादव जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए। लालू यादव से पहले बिहार में कोई भी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था, और दूसरे कार्यकाल में तो उन्हें पहले से भी अधिक सीटें मिली। वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। बिहार में लालू का ग्राफ आसमान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन केंद्र में उनकी पार्टी का जलवा खत्म हो चुका था। उन्नीस 1991 में ही कांग्रेस की वापसी हो गई थी। हालांकि 1996 आते आते एक बार फिर खिचड़ी स्थिति पैदा हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन आंकड़ों के अभाव में 13 दिन में गिर गई। इसके बाद गैर कांग्रेसी, गैर एनडीए पार्टियां एक साथ यूनाइटेड फ्रंट के रूप में आई। यूनाइटेड फ्रंट में सबसे अधिक सीटें अगर किसी एक पार्टी की थी तो जनता दल। 46 सीटों के दम पर पीएम इसी पार्टी से आना था। एक तो लालू पार्टी के अध्यक्ष थे, उस पर 46 में से जनता दल को सबसे अधिक 22 सीटें मिली थी बिहार से, जहां लालू सीएम थे। लालू चाहते तो पीएम बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी देवेगौड़ा को। प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? नहीं, हम नहीं है इसमें। आई एम द किंग मेकर। लालू ने केवल देवेगौड़ा के पीएम बनने में अहम भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने तो मंत्रिमंडल के गठन में भी अपनी पैठ दिखाई। अपने खासम खास लोगों को मलाईदार मंत्रिमंडल दिलवाए। लालू किंग मेकर से आगे बढ़कर किंग के कामकाज को भी निर्धारित कर रहे थे। राजनीति में उनका रसूख और रुतबा
निरंतर बढ़ रहा था। देवगौड़ा की बात करिए, इंद्र कुमार गुजराल की बात करिए, और कई ऐसे समाजवादी चेहरे को लालू प्रसाद यादव, जो किंग मेकर की बात कही जाती है, पटना से लेकर के दिल्ली तक, आपसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे आपको कि इंद्र कुमार गुजराल को लोकसभा का चुनाव लालू प्रसाद यादव ने पटना से लड़वाया, इसी पटना पाटलिपुत्रा से। तो यह एक निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव जो चाहते थे, और देखिए वह चाहते तो प्रधानमंत्री बनवाते थे, उसमें कौन सा माने किसको बनाना है, किसको बिठाना है, किसको क्या करना है केंद्र में, यह लालू प्रसाद यादव ही डिसाइड किया करते थे, एक तरीके से हम कहें तो। वे बिहार से आ रहे थे और जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रही थी उस समय बिहार से सबसे ज़्यादा सांसद जनता दल से हुआ करते थे। लालू यादव नेशनल वॉइस बन चुके थे पिछड़ों के, उस लिहाज से भी लालू यादव देश भर की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में उस दौर में थे, उनके वॉइस को सुना जाता था। लेकिन जिस दौर में लालू यादव का दबदबा शिखर पर था, जिस दौर में उनकी शख्सियत आसमानी हो रही थी, उसी दौर में उनके ही बिहार की भूमि पर एक बड़ा विवाद जन्म ले रहा था। हर ओर अब चारा घोटाले की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और फुसफुसाहट लालू के नाम की भी थी। बिल्कुल ये सब बेबुनियाद मनगढ़ंत बातें हैं और ये सब चाल चलने नहीं दिया जाएगा लोगों को। करीब 1000 करोड़ के इस घोटाले का संबंध पशुपालन विभाग से था। लालू के भाई इसी विभाग में चपरासी थे। लालू शुरू से ही वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में रहा करते थे, इसीलिए ये उनका जाना पहचाना विभाग था। लोगों का लक्ष्य एकमात्र था कि लालू यादव हट जाए, लालू यादव जेल चला जाए। हम जेल जाने को आज भी तैयार हैं। हमको जेल ले जाना चाहते ले जाएं। लालू की मुश्किल तब और बढ़ी जब उनके छात्र आंदोलन के साथी शिवानंद तिवारी, सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद चारा घोटाले को लेकर मुखर हो गए और मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लालू प्रसाद जी को जन समर्थन मिला था, वो गरीबों की आवाज बन करके आए थे, वो गरीबों की आवाज, परिवार की आवाज बन गई, वो छोड़िए अलग बात है। लेकिन चारा घोटाला उस समय का देश का बड़ा घोटाला था। हम रांची गए थे बहस करने के लिए। एक एक ईंट को आप खरोचते तो मालूम था कि बिहार सरकार इन घोटालेबाजों को बचा रही है। स्वाभाविक है, उसके कारण आप समझ सकते हैं। इसलिए जेपी मूवमेंट के एक सेनानी के रूप में, एक बिहारी के रूप में और एक जानकार नागरिक के रूप में लूट की ये हद हो सकती है, ये हम लोग ने चिंता का विषय था। लालू यादव अब तक बिहार के जन नायक के तौर पर उभर रहे थे, पर चारा घोटाले की आंधी सी उठी और अचानक उनकी वो छवि मानो बवंडर में तिनके तिनके होकर बिखरने लगी।